हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत स्कूलों में ईवीजीसी के पोस्ट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाए। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में DSSB के द्वारा ईवीजीसी का एग्ज़ाम करवाया गया है और अभी आगे चल के फिर से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए जानिए कि कैसे इस एग्ज़ाम को आसान तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ईवीजीसी की पोस्ट एक परमानेंट पोस्ट है। बी ग्रेड की ये पोस्ट है और एज अ पीजीटी की पोस्ट होती है। तो यह एक बेहतरीन जॉब है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ईवीजीसी की पोस्ट को क्वालिफाई कर पाएँ, आप यहाँ पर पहुँच पाएँ, तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। एक बार ज़रूर देखिए कि क्या सच में ऐसा भी तरीका है कि हम इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पहुंच सकते हैं, आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप मेरे इस सिंपल फंडे को समझने की कोशिश करिए। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि इस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 300। तो ये जो 300 क्वेश्चन का पेपर होता है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जनरल क्वेश्चंस का होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। मैंने यहाँ पे जनरल पेपर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट जो बनेगा आपके लिए इस एग्ज़ाम का वो 100 प्रश्नों का होता है और उसमें क्या क्या आता है अभी ये बात करूँगा। और इस एग्ज़ाम का जो सेकंड पार्ट होता है इसमें 200 प्रश्न होते हैं। ये होते हैं साइकोलॉजी से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जनरल पेपर है, जनरल पेपर में हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। हिंदी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीके 20 क्वेश्चन। तो टोटल ये कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 100 क्वेश्चन, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी के ये 200 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे कि किसी दूसरे कंपटीशन में आप जाते होंगे तो बेसिकली जो रीजनिंग या जीके, इंग्लिश, हिंदी जो भी होती है तो वो एक नॉर्मल उसी लेवल का होता है जो जनरल आप कहीं किसी वनडे एग्जाम में जाते होंगे, जैसे एसएससी का हो या कुछ और हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइकोलॉजी का जो पार्ट है इसमें जो 200 क्वेश्चन होते हैं, इन 200 क्वेश्चन में कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता है कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन रिसर्च से हों या फिर सारे क्वेश्चन काउंसलिंग से हों या ज़्यादातर क्वेश्चन केवल पॉजिटिव साइकोलॉजी से हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मिक्स्ड रहता है, मतलब कि किसी भी क्राइटेरिया से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मोस्टली पूरी साइकोलॉजी को कवर करता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो उससे पहले जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कभी ऐसा आइडिया जनरेट मत करें कि भाई पिछले साल ये चीज़ें पूछी गई थी तो इस चीज़ को तैयार कर लिया जाए और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे स्टडी मत करिए आप। ठीक है, तो क्या करना है अभी मैं आपसे और आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपके ईवीजीसी के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन जनरल होते हैं, जिसमें 20 नंबर का हिंदी, 20 का इंग्लिश, 20 का मैथ, 20 का रीजनिंग, 20 का जीके होता है और इसके बाद 200 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की खासियत है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, जब एग्ज़ाम को आप कंप्यूटर पर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको 15 सेक्शन मिलते हैं एग्ज़ाम के। ठीक है, एक सेक्शन, इस तरह से 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, है ना। इस तरह से पूरे टोटल कितने 15 सेक्शन होते हैं। और यहाँ पर एक खासियत होती है कि एक सेक्शन में आपके लिए 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं। जब आप स्क्रीन पर बैठे हुए होते हैं तो आपके सामने जब एक सेक्शन आता है तो एक सेक्शन में जो 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, जब आप इन 20 क्वेश्चन को टिक कर लेंगे, जितने भी आप चाहें, जितने भी आप सॉल्व करना चाहें उतने क्वेश्चन आप जब टिक कर लेंगे तो अगले सेक्शन पर आप जब भी पहुंच पाएंगे जब ये फर्स्ट सेक्शन को सबमिट कर देंगे। और जब फर्स्ट सेक्शन को सबमिट कर देंगे तो ये सेक्शन दोबारा नहीं आएगा। फिर से समझिए कि जब आपके सामने
एक सेक्शन रहेगा 20 क्वेश्चन का, उसको कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे, तब दूसरा सेक्शन आएगा, नेक्स्ट सेक्शन आएगा। और जब नेक्स्ट सेक्शन आएगा तो प्रीवियसली आप जो सबमिट कर चुके हो वो दोबारा ओपन नहीं होगा। यानी एक बार में आपके सामने एक सेक्शन होता है, तो 20 क्वेश्चन को ही आप स्क्रॉल कर सकते हैं या ऊपर नीचे, और उनको देखने करने के बाद आप अगले सेक्शन पर पहुंचते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि ये एग्ज़ाम आम एग्ज़ाम जैसा नहीं होता है कि आपने एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया और सीधा सा आप 100 क्वेश्चन पर पहुँच जाए। नहीं, आप यहाँ पर एक बार में 20 क्वेश्चन ही देख सकते हैं, फिर वो सेक्शन क्लोज होता है, तब दूसरा सेक्शन ओपन होता है। इस तरह से आप 15 सेक्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 15 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से 300 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेक्शंस को कवर किया जाए कि हम उस स्टेज में आ जाएं कि हम पास हो जाएं। यहाँ पर मैं पास होने की बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए हमें अपना सिलेक्शन लेना है। हम टॉप करें या हम कट ऑफ से केवल थोड़ा ही आगे जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन तो होगा ना, ठीक है ना। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि हम सेक्शंस को कैसे कवर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए फाइनली। तो जैसे कि मैंने बोला कि 15 सेक्शन है और 300 क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी आपको कि जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन सेक्शन में सॉल्व करते हैं, आपके सामने जो 15 सेक्शन आए हैं, 15 सेक्शन में से आपने प्रत्येक सेक्शन में, अगर आप प्रत्येक सेक्शन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप फाइनली कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी आपने एक सेक्शन में केवल 10 क्वेश्चन टिक किए और 10 छोड़ दिए, तो अगर आप इसी तरह से ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो पूरे ऑल ओवर 15 सेक्शन में आप 150 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ जिन पर आपको भरोसा है, जिन पर आपको यकीन है कि हाँ ये सही उत्तर है। जैसे हम मान के चलते हैं कि इंग्लिश का जो पोर्शन था, इंग्लिश का जो सेक्शन था, उसमें 20 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन में से ऐसा स्वाभाविक होता है कि आपको पूरे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, लेकिन ये सामान्य सी बात है कि 20 क्वेश्चन में से ऐसा ज़रूर होता है कि आप अप्रॉक्स 50% यानी 20 क्वेश्चन में से 10 तो सही कर लेंगे ना, क्योंकि पेपर इस तरह से डिजाइन ही होता है कि चीज़ें इजी भी होती हैं और हार्ड भी होती हैं। तो हमें केवल ये कोशिश करनी है कि हम एक सेक्शन में जितने भी टिक करें वो सारे के सारे सही क्वेश्चन टिक करने हैं। सही क्वेश्चन टिक क्यों करने हैं? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब एक बात सोचिए कि अगर आप 15 सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन में 10 क्वेश्चन सही करके चले, आपने 150 क्वेश्चन सही किए ना, तो जब बाद में नंबरिंग होगी तो आपका 50% रिजल्ट बनेगा ना, और 50% रिजल्ट बनने का मतलब है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा, आप सोचेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि अगर आप पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अगर उनको उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कभी भी 50% से ज़्यादा मेरिट नहीं गई है। तो हो सकता है कि अब आपको मेरी ये बात गलत लगेगी, जैसे कि आप कहेंगे अरे पिछले वाले एग्ज़ाम में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, 50 से भी ज़्यादा गई है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी सोचिए कि अभी हाल में जो जस्ट 2023 में ये जो एग्ज़ाम हुआ था, जो बॉयज़ कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें तो जो बॉयज़ कैटेगरी की जो सीट थी वो तो 4 सीट थी ना, तो 4 सीट पे मेरिट ज़्यादा जाएगी वो एक अलग मुद्दा है ना। कभी ऐसा होता है कि जब सीटें कम होती तो मेरिट बहुत हाई जाती है, लेकिन जनरल जब सीट 50-60 होती हैं और या 100 सीट होती हैं, जैसे अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है वहाँ पे 120 सीट हैं, तो इस कंडीशन में आप 100% मानिए कि आपकी मेरिट 50% भी नहीं जाएगी, है ना। क्योंकि पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ पे क्या हुआ है कि मेरिट कम गई है। तो आप बस यही समझिए कि मैं अगर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन सही करके चला तो भी सिलेक्शन मेरा पक्का है। लेकिन गलती क्या होती है, ये एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो अपने इस ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल करिए कि अब एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। आपको केवल ये सोच के चलना है कि भाई मुझे केवल क्वालिफाई करना है, तो मैं जो भी करूं सही करूं, और अगर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन सही करते हुए चलूंगा तो निश्चित ही मेरा सिलेक्शन होगा, है ना।
तो ईवीजीसी का चाहे फीमेल कैटेगरी का एग्ज़ाम हुआ हो चाहे मेल का हुआ हो, आप देखना अच्छे से कि जब सीट अच्छी होती है, मतलब सीट थोड़ी ज़्यादा होती है, 30 40 50 या 100 सीट होती है, तो उस टाइम पे मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि आप जानते हैं साइकोलॉजी को लोग अभी उस तरीके से नहीं पढ़े हैं। तो एग्ज़ाम में मेरिट कमी रहती है, कट ऑफ कमी जाती है। बस आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा पैसेंस चाहिए है। अब हम एक कंडीशन और मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप 11 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। बेसिकली ऐसा होता ही है कि आप इतने क्वेश्चन सही कर ही लेंगे अगर नॉर्मल स्टडी करते हैं, तो 55% आपके नंबर बनेंगे। तो 55% तो मतलब हो रही है ना सिलेक्शन। अगर मान लीजिए कि हम 9 क्वेश्चन करते हैं एक सेक्शन में, तो उस टाइम पे 45% हमारे नंबर आते हैं। तो देखा जाए जो पिछली मेरिट गई है तो इतने पर भी तो सिलेक्शन हो जाता है ना, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो आप ध्यान रखें वो ये बात ध्यान रखें कि आपके सामने जितने भी सेक्शन हैं, मतलब कि आपके सामने 15 सेक्शन होते हैं आपके पास वहाँ पर, तो आप कोशिश करें कि 1 से लेके 15 यानी जो लास्ट तक का सेक्शन है वहाँ तक जाएं। क्योंकि क्या होता है कि लोग कभी कभी एक सेक्शन में उलझ जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी के लिए दूसरा सेक्शन रीजनिंग का आ गया, तो उन्होंने रीजनिंग में इतना टाइम दे दिया कि फाइनली वो लास्ट तक नहीं पहुँचे। तो लास्ट तक पहुँचना ज़रूरी क्यों होता है? प्रत्येक सेक्शन में पहुंचना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए जो सेक्शन शुरुआत में हो वो उसमें ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको ना आते हो, उसमें आप टाइम वेस्ट करें, है ना। तो उससे बेहतर है कि आप सेक्शन के लास्ट पोर्शन तक जाएं और एवरेज निकाल के चले कि यार 10-11 क्वेश्चन सही करके चलना है। तो निश्चित ही आप 50% या 48% या 52% नंबर लाएंगे, इतने में सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को जीके नहीं आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, किसी को रीजनिंग नहीं आती है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात सोच के देखिए, यहाँ पर ये 5 चीज़ें हैं। मान लीजिए कि अगर 5 में से आपको कोई एक सेक्शन नहीं भी आता है, वैसे ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको पूरा का पूरा सेक्शन में आप 0 नंबर लाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे हमें चीज़ें ना आएँ, जैसे जीके है। जीके एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के लिए जो आपके पास 20-25 दिन बचे हों, तो उसमें जीके के वजह से दिमाग ख़राब करने की बजाय ज़्यादा अच्छा है कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को कवर करें, है ना। क्योंकि अगर आप सोच दिए कि अगर आप एवरेज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में अगर आप 14 क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो उस टाइम पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। आप जीके में ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखना है कि हम ज़्यादा कहाँ पे कर सकते हैं, और अगर कहीं पे कम होते हैं तो कहीं पे ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इंग्लिश में कम होते हैं, इंग्लिश में मान लीजिए कि आप केवल 8 क्वेश्चन सही करके आते हैं, है ना। लेकिन आप हो सकता है कि हिंदी में आप 15 क्वेश्चन सही कर लें, 14 क्वेश्चन सही कर लें, तो एवरेज तो 10 से निकल जाएगा ना। तो बस हमें यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि हमें इस एग्ज़ाम में अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, हमें सभी सेक्शंस तक पहुंचना है, हमें एक ही सेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और हमें ये नहीं सोचना है कि हम एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे। मोस्टली यही होता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो वहाँ पे जो अनकॉन्शियस एक माइंडसेट होता है कि नहीं यार मुझे तो ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो पता चला कि आपने मैथ शुरू किया, मैथ में आपने 8 क्वेश्चन कर पाए और 8 क्वेश्चन में बहुत टाइम ले लिया। आप सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, मत करिए। 20 में से आप वो क्वेश्चन कर लीजिए जो एक बार में कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप थोड़ा पैसेंस रखेंगे तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम में उतने नंबर ला सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर ले जाएं। और बात रही साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में आपको जनरल साइकोलॉजी, मतलब जो भी आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंसलिंग के दौरान पढ़ते हैं, उन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। क्योंकि एग्ज़ाम में यही होता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आप घर पे पढ़ते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस को रिफ्रेम करके बनाया गया होता है, तो क्वेश्चंस नए नए लगते हैं। तो उस दौरान आप क्वेश्चन को सॉल्व जब भी कर सकते हैं जब आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल की होगी। तो साइकोलॉजी को आप जनरली पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और कंसिस्टेंट बने रहिएगा। तो उसके बाद ऐसा माइंडसेट होता है कि हम क्वेश्चन को पहले कभी ना पढ़े हों, बट हम ऑप्शन के आधार पर हम ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाते हैं कि यार इसका उत्तर सही क्या होगा। ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सच में ये बेहतरीन पोस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दौर में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पे सीट खाली भी चली गई हैं क्योंकि लोग क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, एग्ज़ाम के लिए प्लान नहीं करते हैं, मैं कैसे डील करने वाला हूँ। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, अपने आप में थोड़ा पैसेंस लाइएगा और यकीन करिएगा कि आप एवरेज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, आप मेरिट तक पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान करते हुए आपको अब तैयारी करनी है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करके बताता भी रहता हूं, तो वो भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।